बेगुनाह होकर भी पति पत्नी ने जेल में काटे 5 साल। SC/ST एक्ट का दुरुपयोग और बिना गुनाह के 20 साल तक की सजा। विष्णु तिवारी की कहानी। बेगुनाह ने 23 साल जेल में काटे। रिहा होकर जब घर लौटा तो बिखर चुकी थी जिंदगी। ज्यादातर ऐसे विचाराधीन कैदी अशिक्षित, गरीब एवं पिछड़ा वर्ग, खासकर SC/ST एवं OBC वर्गों से आने वाले लोग होते हैं। हमारा देश भूल सुधार के अनेक विषयों की पृष्ठभूमि का एक बहुत पुराना इतिहास है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है विचाराधीन कैदियों की संख्या, स्थिति और उनसे या उन्हें होने वाली समस्याओं पर विचार करना। नमस्कार, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विचाराधीन कैदियों यानी अंडर ट्रायल इनमेट्स के बारे में। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की 2020 की आई नई रिपोर्ट के मुताबिक प्रत्येक 4 में से 3 विचाराधीन कैदी हैं और इनका कुल प्रतिशत 76.1 है। इस अध्ययन के अनुसार 2015 से 2020 के बीच सिद्ध दोष अपराधियों की संख्या तो घटी है, पर विचाराधीन कैदियों की संख्या में इजाफा हुआ है। बात करें 2019 के रिकॉर्ड की तो 4,78,600 कुल कैदियों की संख्या थी, जिसमें 69% विचाराधीन कैदी थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इस पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि विश्व के अन्य सभी लोकतांत्रिक देशों की तुलना में भारतीय लोकतंत्र में यह संख्या अपेक्षाकृत अधिक है। राष्ट्रीय विधि सहायता प्राधिकरण, राज्य विधि सहायता प्राधिकरण और जिला विधि सहायता प्राधिकरण द्वारा किए जाने वाले प्रयास नेक तो है, लेकिन सवाल ये उठता है कि वास्तव में इसका लाभ उन लोगों को क्यों नहीं मिल रहा? क्यों विचाराधीन कैदियों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा? आखिर इसके पीछे ऐसे कौन से कारण हैं जिस पर दृष्टिपात करने की आवश्यकता है? सोसाइटी में ही नहीं, कानून के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि अंडर ट्रायल जो भी एक्यूज्ड हैं, जो भी अभियुक्त हैं, उनका जो प्रोसीजरल लॉ है उसमें बहुत बार ऐसे देखने में मिलता है दे आर सफरर्स। एक्चुअली इंडियन लॉ में जो CRPC है उससे गाइड होता है कि क्रिमिनल प्रोसीजर में किस तरह से किसी भी अंडर ट्रायल को कैसे उसको न्याय मिलना है, प्लस विक्टिम को कैसे न्याय मिलना है। ये बड़ा बैलेंसिंग स्थिति है। एक तरफ जिस आदमी के साथ कोई हादसा हुआ है या जिसके खिलाफ में कोई क्राइम हुआ है उसको न्याय मिलना चाहिए, ये एक कंसेप्ट है। साथ में ही एक प्रिजम्पशन है, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस ऑफ एन एक्यूज्ड। भारतीय संविधान का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि 100 दोषी बच जाए लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। इशू ये है कि बहुत सारे लोग क्रिमिनल केसेस में जेल में बंद हैं, ट्रायल उनका कंक्लूड नहीं हुआ, ट्रायल चल रहा है, जमानत भी उनको नहीं मिल पाई। और ऐसे भी केसेस आए हैं कि जब अप टू हाई कोर्ट कन्विक्शन रह गया और सुप्रीम कोर्ट से आप एक्विटल हो गए, तब ये प्रश्न उठता है कि हम ये जो 10 साल जेल में रहे क्यों रहे, जबकि एविडेंस हमारे खिलाफ सफिशिएंट नहीं था। तो ये क्रूशियल स्टेज इसलिए है आर्टिकल 21 में लिबर्टी जो है, माने आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन में पर्सनल लिबर्टी इज पैरामाउंट कंसिडरेशन। हर आदमी को शारीरिक स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन क्रिमिनल केस में ये बात है कि ये ओवरराइड कर जाता है आपका स्वतंत्रता का अधिकार पर और आपको जेल भेजा जाता है। जमानत ये है कि आपका पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट किया जाता है अंडर आर्टिकल 21। तीसरी बात यह है, आर्टिकल 21 में ही प्रावधान है जो भी आदमी जेल में है उसको स्पीडी ट्रायल करवाने का अधिकार है। अंडर ट्रायल का मतलब हुआ कि प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है। अब सवाल है कि आप एक सोसाइटी में ऐसा क्राइम करके आए जो एलिगेशंस है, जजमेंट से पहले तो एलिगेशंस पर काम हो रहा, आप पर जो आरोप लगा, जो प्रीमा फेसाई एविडेंस आया उसके चलते, तो आपको खुला छोड़ने का, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए ही आपको जेल भेजा जाता है ताकि सोसाइटी में इम्पैक्ट ना पड़े। तो जो नॉर्मल प्रोसीजरल लॉ है वो अगर चल रहा है तो कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे केसेस में जो अंडर ट्रायल हैं, गरीब हैं,
उनके पास अच्छा लॉयर हायर करने का पैसा नहीं है। नतीजा ये है कि जो डिफेंस उनको लेना चाहिए वो पढ़े लिखे नहीं है। वो जो उसको एडवोकेट का जो असिस्टेंस मिलना चाहिए वो प्रॉपर वे में नहीं है। लेकिन ये प्रोसीजरल लॉ में उसका नतीजा उनको भोगना पड़ रहा है कि इवन ये एविडेंस उनके खिलाफ बहुत स्ट्रांग नहीं है, डिफेंस स्ट्रांगली नहीं पुट पा रहा है, इज बिहाइंड द बार। तो हमको लगता है यही हम लोग का बेसिक इशू हो, ऐसे अंडर ट्रायल वाले का जो सफरर्स, दे आर बेसिकली सफरर्स। हम ऐसे भी नहीं बोल सकते हैं कि आमूल चूल परिवर्तन कर दीजिए, जो भी अंडर ट्रायल है उसको बाहर ले आइए, कारण जो एक्चुअल कल्प्रिट है वैसे परिस्थिति में क्या होगा, जो 7-7, 8-8, 10-10 मर्डर करके जेल में, तब तो वो भी कल को बाहर, दे आर ऑल्सो अंडर ट्रायल। ये कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? ये गरीब आदमी है, दे मे बी इनोसेंट। भारतीय संविधान तो सबको इनोसेंट बोलता है अनलेस गिल्टी प्रूफ्ड, वो भी नहीं छोड़ा जा सकता है। अब ऐसे अंडर ट्रायल हम लोग का जो बेसिक इशू है, या तो गरीब हैं, डाउन ट्रोडन आदमी हैं, सोसाइटी से उपेक्षित लोग हैं, उनको प्रॉपर चूंकि लीगल असिस्टेंस नहीं मिल पा रहा है, वो अपना डिफेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, कोई उनको जमानतदार भी नहीं मिलता है। ऐसे भी केसेस हमने देखे हैं, पर्सनली मैं बता रहा हूं कि जमानत हो गया 2-2 साल 3-3 साल से जेल में, इसलिए कि जमानतदार उनको उपलब्ध नहीं। उसके लिए सरकार ने एक कदम जरूर उठाई है। आपको मैं बता दूं, संवैधानिक प्रावधान तो नहीं है, लेकिन ये स्टैट्यूटरी प्रोविजन बन गया, लेजिस्लेचर ने पास कर दिया, पार्लियामेंट में भी और स्टेट अमेंडमेंट्स भी आ गए। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट आया। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के अंतर्गत सारे स्टेट्स में स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट बने का स्थापना हुआ, इंस्टीट्यूशन बना, और वो जिलावार से हर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जिसको हम लोग डालसा कहते हैं, आप लोग सुने होंगे बहुत बार, हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक सेक्रेटरी होंगे डीएलएसए के। उसके बाद उसको लीगल, ऐसे लोगों को लीगल एड देने के लिए जिसके पास पैसा नहीं है, गरीब हैं, दे आर अंडर ट्रायल्स और उनको लीगल असिस्टेंस नहीं मिल पा रहा है, तो उसमें एक पैनल ऑफ एडवोकेट्स बनते हैं 3 तरह के। एक होता है कि रिमांड लॉयर्स होते हैं, दूसरा होता है वो पैनल, वो रोस्टर वाइज 1-1 महीने का बनता है कि ऐसे लोग जिनको की बढ़िया वकील उपलब्ध नहीं है या वकील उपलब्ध नहीं है, बट दे आर बिहाइंड द बार्स, नोबडी इज देयर टू कंटेस्ट हिज केस। वैसे परिस्थिति में वो जो पैनल लॉयर हैं, आपको एक दरखास्त देना होता है जेल से, या नियम है कि अगर आप जेल में हैं तो हर 14 दिन में आपको प्रोड्यूस करना है मजिस्ट्रेट के सामने, कोर्ट्स के सामने। ये हाई कोर्ट रूल्स में है, वो होता भी है। अभी कोविड के बाद से हो गया है, मैक्सिमम की VC से करते हैं, कुछ हार्डकोर क्रिमिनल्स है, ऐसा भी हुआ कि लाए तो भाग गए, तो अब टेक्नोलॉजी थोड़ा डेवलप कर गया तो VC से भी प्रोड्यूस होता है। उस समय आपके पास ये अख्तियार होता है बोलने का मजिस्ट्रेट को कि मेरे पास वकील नहीं है, और मजिस्ट्रेट का भी ये दायित्व है पूछना कि आपका मुकदमा कोई लड़ने वाला है या नहीं। अगर नहीं है तो वो पैनल एडवोकेट से गवर्नमेंट एंड डीएलएसए, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल लीगल सर्विसेज, दे आर बाउंड टू प्रोवाइड, और उसका जो भी फीस होगा उस लॉयर्स का, दैट विल बी पेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और अभी हाल के दिनों में और इसमें प्रोग्रेस आई है, ये प्रोग्रेस आया है कि हर 6 महीने में एक नेशनल लोक अदालत भी होता है, और डीएलएसए का, इवन सीजीएम का और फर्स्ट एडीजे हम लोगों के यहाँ वही हैं, उनका ये ड्यूटी है हर महीना वो जेल का विजिट करके ऐसे लोगों का रिपोर्ट बनाए। पैनल लॉयर्स का फीस बड़ा फिक्स होता है। मान लीजिए एक हियरिंग के लिए 500 रुपया मिला, 700 मिला, तो जो अच्छे लॉयर्स होते हैं वो नॉर्मली उस पैनल में अप्लाई भी नहीं करते, उनको अपॉइंट भी नहीं करते। अच्छे लॉयर सोसाइटी में फ्री लीगल एड कमेटी में अपना असिस्टेंस नहीं दे पाएंगे, आप कैसे उम्मीद करेंगे कि जो आदमी अंडर ट्रायल है उसको प्रॉपर बढ़िया लॉयर का असिस्टेंस मिल पाएगा। लेकिन पहले से जरूर परिस्थिति में सुधार हुआ है। भारतीय संविधान में स्टेट जो है वो वेलफेयर स्टेट है,
अगर आप वेलफेयर स्टेट हैं, इट्स योर ड्यूटी टू प्रोवाइड ऑल द मीन्स फॉर वेलफेयर ऑफ द ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया। तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया आप हैं, इवन दो you are under trial, meaning thereby you are not a convicted person. Even you are a convicted person, in spite of that, it's his right to take all basic needs. उसके लिए फंड एलोकेशन, और सबसे बड़ी बात है नीयत पैदा करना होगा। हमारे यहाँ नीयत की कमी है। ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये नहीं होने देता। अगर फंड है तो रीट फाइल होना चाहिए, पैरामीटर्स रेडी होना चाहिए। जो सीनियर जजेज हैं, महीना में 1 दिन 2 दिन या हाई कोर्ट्स हैं, वो उनको इंस्पेक्शन करना चाहिए, डिटेल्ड रिपोर्ट होना चाहिए। या एनजीओज हैं ऐसे जो सोसाइटी के लिए काम करते हैं, प्रिजनर्स के लिए काम करते हैं, आप उनको ऑथराइज कीजिए, उनके हाथ में दीजिए, सो दैट दे कैन फैसिलिटेट दोज प्रिजनर्स। ये सब में काम करने की जरूरत है। मेरा यही मैसेज है कि मैं धन्यवाद देता हूँ, खास करके निशत तो बहुत एनजीओज में और सोसाइटी के लिए काम कर रही हैं। मैंने उनको देखा है, मैं पर्सनली उनको जानता हूँ। और अच्छी बात यह है कि वो खुद बहुत सफर रही हैं। उसके बाद उन्होंने एक बीड़ा उठाया कि नहीं, ऐसे हर सोसाइटी में जो पीड़ित लोग हैं उनके मदद के लिए बिना किसी स्वार्थ के आगे आना है। तो हम उनको यही कहेंगे कि हम लोग को बैठ के एक प्लान करना चाहिए, ऐसे प्रिजनर्स के लिए रीट फाइल करना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ डायरेक्शन लेना चाहिए कि फंड एलोकेशन के लिए और फैसिलिटी बढ़ाने के लिए। मैं धन्यवाद देता हूं मसाल न्यूज़ को कि इन्होंने एक ऐसे सोशल एस्पेक्ट पर जिससे आम आदमी प्रभावित हैं, ऐसे लोग प्रभावित हैं जिनको कोई देखने वाला नहीं है, उसके लिए एक उन्होंने मुहिम चलाई ताकि सरकार के कान में जू रेंगे और कुछ भी सुधार हो सके। इसके लिए मैं मसाल न्यूज़ का भी धन्यवाद देता हूँ। महिला विचाराधीन कैदियों की समस्या विशेष रूप से विचारणीय बन जाती है, क्योंकि कुल 1427 महिला कैदियों के साथ 1628 बच्चे भी जेल में रह रहे हैं। इनमें से 1184 महिलाएं विचाराधीन कैदी हैं, जिनके साथ 1345 बच्चे रह रहे हैं। जामिया यूनिवर्सिटी के सरोजनी नायडू सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज़ की कानून विशेषज्ञ तरुन्नुम सिद्दीकी कहती हैं कि महिलाओं में शिक्षा की कमी उनके जेल जाने की सबसे बड़ी वजह है। जेल में काफ़ी दिनों से बंद विचाराधीन कैदियों को शारीरिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसकी वजह से कुछ दिनों बाद वे मानसिक रोग का भी शिकार हो जाते हैं। इसके बाद उनकी परेशानियां और अधिक बढ़ जाती है। उनकी इस समस्याओं पर काम कर रही मनोचिकित्सक चांदनी श्रीनिवासन का क्या कहना है, जरा इस पर भी गौर करें। आपको पता है, सबको ये प्रिजन वर्ड बोलने के लिए वो बहुत डर लगे। दे थिंक व्हाई इज एनीवन टॉकिंग अबाउट प्रिजन्स, और why is everyone getting into a prison, even to counsel the families or the prison inmates. My name is Chandani, and I have counseled inmates in prisons of Jharkhand, Pural prison, mainly Tamil Nadu prisons, and Rajasthan. Now when you see the mindset of those prisoners, we see more of agitation. We see that they're very anxious. They're also waiting for their hearing to know what happened and when they will be out. And you find that those prisoners are not actually in the acceptance mode of having committed a particular crime. I would say probably more in the denial mode. More of anxiety problem, because it's one thing is they're waiting for the verdict to come, and the second is definitely the change of atmosphere in a state of shock. So such cases of inmates, of under trial prisoners, are definitely a very, very bigger challenge than what we face with inmates who have been in the prisons for about a longer time, maybe more than 5 years. Now, when I talk about prison inmates who have been in prisons for more than about 5 years, or they're serving a long-term imprisonment, and they probably have to be there for another 10-20 years. We have seen cases like that.
Now, I would say that they have become absolutely very calm, composed, and they have adapted themselves to the atmosphere. And the most important thing I will appreciate about them is that they help the other prisoners settle down mentally, psychologically, try to help them. And for women, we have a lot of reformation activities. Like we would like to give them, we teach them tailoring, they learn painting, they learn art, and we have many NGOs coming to the prisons to teach them a lot of craft activities and self-sustainability activities, so that when they get out of the prison, they are able to earn a living on their own. And we have children. Children are allowed to live with the mothers age from 2 to 6. And the prison administration provides wonderful creche facilities. We have creche inside the prisons, creche and a preschool kind of an atmosphere that you find even outside. Like the walls are beautifully painted, and then they have all the toys that helps them for their the physical development as well as the emotional development. So it's only from 2 to 6, and the NGOs come in. We have all the teachers coming in from outside. Some of the inmates themselves are teachers and who are handling the children. And we give them a very, very healthy atmosphere. And once they are 6, they have to leave the prison. And of course, arrangements are made for that so that they are safe, with the rest of the family. So we keep them occupied. We give them a lot of activities. We teach them. A lot of them have started studying after coming into the prison. You will not believe it that, there are people who have said that, oh, we never had time to do this. We never thought that we could do this. And then they start a new course. They start learning. They start studying. And, many have got degrees. Many have got their master degrees. And we have tied up with universities, and then they have the distance education. And then we also have yoga classes. So if you see some of the experiences that are very difficult, is one thing that sometimes that you battle very strongly is like suicidal thoughts. Suicidal thoughts is one. It's just that some of them initially feel that their whole life is gone. And they know that when they go out, it's very difficult to come back to their normal life, how the society is going to accept them. But a very, very wonderful thing that has happened of late is we have created so much of awareness with the families. I mean, we counsel the families, So the actual difficulty, what do they face? So the actual difficulty that they face is when they are released from the prisons, it's their income. It's difficult to mainstream them into the normal working pattern. Like I would say that any organization would think that, think twice, taking them into a job. Or they probably feel that they have a track record of a criminal, they have a criminal track record. So how safe is it to employ them? So that is a difficulty that they face. But I think with the marvelous work of many NGOs, who have been coming into the jails and providing training programs. And I think that one message that I would like to give to the public is, it's not about forgiving or anything. It's more of an acceptance. So I would like them to be given a second chance in the society. So this message goes out to everyone, or any business entrepreneur who's running a business. And if you know that the person has a track record or a criminal record, or he's been in a jail and he's out, so please give him a second chance. Please give him a chance to reform and prove his own capability, because we work so hard in the prisons to make them a good human being, and most of them do come out as very good human beings. And recidivism, as I say, is many of them do not get back into the prison. It's very, very, very rare cases that we see. So please do encourage them. Please give them whatever work you can. Help them earn a living and live with dignity. And this is my message to you.
इन कैदियों की सुनवाई में लगने वाले समय को कम करने का प्रयास हो, जज और जनता के बीच के अनुपात में सुधार हो, साथ ही छोटे छोटे अपराधों में कारावास के बजाय सामुदायिक सेवा जैसे विकल्पों का चयन किया जाए ताकि न्याय की मूल संकल्पना प्राप्त हो सके। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इसी तरह की वीडियोस के लिए आप मशाल न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो मशाल न्यूज़ के फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें, साथ ही वीडियोस को शेयर करें और मशाल न्यूज़ के ऐप को प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड करें।